हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन का दौर चल रहा है। जैसा कि आप लोग वीडियो की वैकेंसी के लिए जो हमारे पास 2018 में हुआ था और उसका री एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 26-27 डेट में हमारे पेपर को होने सुनिश्चित किया गया है। और उसी की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 22 दिसंबर 2018 में जो पेपर संपन्न हुआ था और प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोगों को इस पेपर में जो भी इसके आंसर्स हैं, आंसर सब आप लोगों को दिए गए हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइए, प्रश्न को पढ़ते जाइए और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होता है। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही यह पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से मिलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। ठीक है। किसके रहित क्वेश्चन दिया हुआ, किससे रहित राज्य किस काम का? किससे रहित किस काम का, यानी कि जो हमारे पास पूछ रहा है, इसमें हम अगर देखा जाए भद्र जनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रिय जनों से, शिक्षित जनों से, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास निष्फल जो रहित राज्य किस काम का, अगर जो हमसे पूछा है तो प्रिय जनों से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? प्रिय जनों से। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। आप लोगों को जो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है और सारे जो हमारे पास आंसर्स हैं, सारे आंसर्स को इस क्वेश्चन में इस पीडीएफ में पूरा वहीं टिक कर दिया गया है ताकि आप लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है। जगत का अर्थ क्या होता है? जगत का अर्थ होता है संसार। ये भी ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। निष्फल का आशय क्या है? निष्फल का अर्थ होता है हमारे पास व्यर्थ। ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? जीवन को सुखमय बनाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीवन को सुखमय बनाना। इस प्रकार से हम 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, निम्न में दीर्घ स्वर है। अब ये बताइएगा कि दीर्घ स्वर क्या होता है? हमारे पास दीर्घ स्वर कौन सा होता है? कौन सा होता है दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, री दीर्घ स्वर है और अ, ई और उ, री जो हमारे पास कौन सा स्वर है? ह्रस्व है। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर माने जाते हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन को देखते जाइएगा और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा बी और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसको देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे पास? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसमें ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सा दिया हुआ है? वह दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन की बात अगर की जाए तो अल्प प्राण व्यंजन हमारे कौन से होते हैं उसको देखा जाए, और जिन व्यंजकों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनसे हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें हम अल्प व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला क, च, ट, त, प, तीसरा ग, ज, ड, द, ब, पाँचवा ङ, ञ, ळ, न, म वर्ण और अंतस्थ य, र, ल, व व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोग उनको देखिए और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए।
ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास ग जो इस ऑप्शन में आ रहा है और वही अल्प प्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, घोष वर्ण कौन सा होता है? नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र ध्वनि झंकार होती है, झंकृत होती है, झंकार बोलने या झंकृत होती है, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा ग ज ड द ब, चौथा घ झ ढ ध म भ, पांचवा ङ ञ ळ न म वर्ण और सभी स्वर वर्ण, और उसके साथ साथ हमारे पास आता है य र ल व और ह, घोष वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। अब पूछा है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण में हमारे पास कौन सा जाएगा? ज, जो कि हमारे पास तीसरा वर्ण होता है। च छ ज तीसरा वर्ण होता है और उसी की बात किया गया है, तीसरा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों को 8 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला हम लोग देखेंगे नौवां क्वेश्चन हमारे पास है। 9वें क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। और 9वां क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ये कि 9वां क्वेश्चन है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन कौन सा होता है, इनको देखा जाए। ओष्ठ वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? ओष्ठ वर्ण दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ वर्ण हमारे पास अगर देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं? उ, बड़ा उ, प, ये भी हमारे पास क्या होता है? प वर्ग की बात की जाए, प फ ब भ म, ये हमारे पास कौन से वर्ण हैं? ओष्ठ वाले वर्ण हैं। और उसी के साथ साथ अ, आ कंठ वर्ण होते हैं, ई तालव्य वर्ण होते हैं। और इससे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है हमारे पास बेटा? उ होता है हमारे पास, और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? अब योग रूढ़ शब्द की बात की जाती है तो योग रूढ़ शब्द कौन से होंगे, इसको देखा जाए। योग रूढ़ शब्द में अगर देखा जाए तो जो हमारे पास बात की जाती है कि जिनको हम लोग क्या किया जाते हैं, दो वर्णों को जोड़ करके, और उस जो दोनों वर्णों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर वर्ण की तरफ वर्ण को निर्देशित करता है, शब्द को निर्देशित करता है, यानी कि एक अर्थ को निर्देशित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़, यानी कि किसी अर्थ के लिए वो क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है, उसे हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? जलज। जलज का अर्थ होता है हमारे पास कमल, कमल अर्थ होता है। और इसी प्रकार से ये जलज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। 11वां क्वेश्चन की बात करता है महोत्सव। महोत्सव शब्द में कौन सा संधि है, और इसकी बात अगर की जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और ये सारे बातें आप लोगों को बताने जा रहा है। आप लोग देखिएगा, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद की बात की जाए तो महाधन उत्सव, और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन को भी आप लोग देखते रहिएगा, और इससे आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज आगे के लिए मिलेंगे, और जो भी आपके आगामी पेपर होंगे उन सारे पेपरों में मदद मिलने वाली है। बैलगाड़ी में समास की बात की जाती है तो बैलगाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा बेटा? आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि बैलगाड़ी का समास विग्रह कैसा हो जाएगा? बैल की गाड़ी, अगर कहा जाए बैल की गाड़ी की अगर बात की जाए तो बैल की गाड़ी, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? समास विग्रह। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में की आता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगमन में उपसर्ग की बात की जाती है, उपसर्ग और प्रत्यय की बात की जाती है। उपसर्ग हमारे पास क्या होता है? उपसर्ग आगे की तरफ लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है बेटा? आगे की तरफ। और जो हमारा शब्द होता है, शब्द के आगे लग करके उसकी शोभा को, उसके उच्चारण को बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय हमारे पास क्या होता है? शब्द के अंत में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आगमन में उपसर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार से रसोइया में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखा जाए तो रसोइया में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन दिया हुआ है या। अभी आप लोगों से बताए हैं कि शब्द के अंत में जो लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसोइया का। ठीक है,
इस प्रकार से 14 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और 15 से 20 को देखा जाए। और क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम की बात अगर की जाए, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तत्सम की अगर बात की जाती है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द के वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यानी कि क्षेत्र का तत्सम अगर कहा जाए, और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि क्षेत्र शब्द क्या है, ये तत्सम है, और जिसका तद्भव अगर कहा जाए तो खेत है, ठीक है। और तत्सम हमसे पूछा हुआ है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। निम्न में कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव की बात अगर किया जाए तो कौन सा इसका हो जाएगा, जीव। जीव क्या है हमारे पास, जीव क्या है, तद्भव है। और इसका तत्सम की बात की जाए तो क्या होता है, जिह्वा होता है। क्या होता है, जिह्वा होता है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है। जो हमारे पास देशज की अगर बात की जाए तो देशज जो हमारे बोलियों से और या फिर भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उनका जिनका स्रोत अज्ञात है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे ऑप्शन ए अगर देखा जाए, गोबर। गोबर हमारे पास ये देशज भाषा नहीं है। और घोड़ा की बात की जाए वो भी नहीं है। हल्दी की बात की जाए वो भी नहीं है। लेकिन कटोरा, कटोरा हमारे भारतीय भाषा का शब्द है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कटोरा। क्या हो जाएगा, देशज भाषा है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी भाषा है। विदेशी की बात अगर की जाए, टिकट। टिकट कैसा है, विदेशी है। निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की अगर बात की जाए तो संज्ञा क्या है हमारे पास, सभा। सभा कैसी है, संज्ञा है। निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम की शब्द की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, कौन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखें, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द की बात की जाती है तो विशेषण शब्द है क्या एक्चुअल में, आप लोग अगर देखें तो लड़कपन, कठोरता, घबराहट, ये सब तो है नहीं। लेकिन विशेषण क्या बता रहा है, किसी चीज़ की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यह गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उचित की बात अगर की जाए तो उचित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, गिराना। गिराना क्या हो जाएगा, गिराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में अव्यय है। अव्यय की बात अगर की जाए तो इस शब्द में अगर देखा जाए, और उत्तर तो है नहीं अव्यय, जापान ये भी नहीं है, ठीक ये है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पक्षी का पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग इसका आंसर दें। और क्वेश्चन नंबर 24, पक्षी की बात अगर की जाए तो विहग। विहग पक्षी का क्या है, पर्यायवाची है। और विहग के साथ साथ बहुत सारे होते हैं। खग भी इसका पर्यायवाची है, अंडज भी इसका पर्यायवाची है, परिंदा भी इसका पर्यायवाची है। यानी कि बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं पक्षी के। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, जटिल का विलोम अगर जटिल हमारे पास उसका उल्टा अगर बात किया जाए तो सरल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देय कहते हैं। जो देने योग्य रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देय कहते हैं। और इस प्रकार से आप लोगों के 26 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अगर देखा जाए आप लोग 27वां नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। दिन, दीन, दिन का मतलब होता है हमारे पास दिवस, और दीन का अर्थ होता है हमारे पास क्या होता है, गरीब। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अनेकार्थक क्वेश्चन नंबर अंबर, इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंबर क्या है, अनेकार्थक शब्द है। क्यों, क्योंकि अंबर के अर्थ की बात अगर की जाती है तो अंबर आकाश के लिए भी यूज किया जाता है और वस्त्र के लिए भी यूज किया जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, अनेकार्थक शब्द हो जाता है, ठीक है।
और आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से ये सीरीज़ की इस श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे आप लोगों के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं और जो आपके पास वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को, इस पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग इसको बिना देखे ना जाए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द लिखिए। वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध शब्द की बात अगर की जाए, पूज्य की बात की जाती है, तो पूज्य हम लोग क्या लिखते हैं? पूज्य की बात अगर करते हैं तो पूज्य हमारे पास कैसे लिखा जाता है? पूज्य, अगर हम लोग पूज्य की बात करें तो पूज्य हमारे पास इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए परीक्षण की बात की जाए तो परीक्षण होता है, परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण होता है, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। प्राण की बात की जाती है तो प्राण की अगर बात की जाए तो कैसा होना चाहिए? प्राण होता है और ना कि प्राण होता है। परीक्षण में बड़ी की मात्रा रब लगी जाती है। और परीक्षा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन आप लोगों के ARO के पेपर में भी पूछा गया था। ARO 2022 का पेपर हुआ था, 22 का जो पेपर हुआ था उसमें ARO में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस प्रकार से आप लोगों के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा इसका अशुद्ध शब्द है? इसको ध्यान से देखिएगा। और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है प्रमाणिक। प्रमाणिक कैसे अशुद्ध हो गया? प्रमाणिक होता है, नहीं प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक मतलब अगर हमारे पास शुद्ध रूप की बात अगर की जाए तो प्रामाणिक होता है, जिसका शुद्ध रूप है। और यहाँ पर लिखा क्या हमारे ऑप्शन में? प्रमाणिक लिखा है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 अगर देखा जाए तो निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स बताई गई है चैनल पर। आप लोग चैनल पर जाकर के ध्यान से देखें। अधिकरण कारक के परसर्ग में जो होता है में पर होता है, में पर। और में पर जब होता है, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में हम लिखे भी हैं। इसका जो हमारे पास डिटेल से हम आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग इसका रिवीजन करें। और रिवीजन करेंगे तो आप लोगों के पेपर में इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको आसान तरीके से टैकल कर पाएंगे और उसका आंसर आप लोग करेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, इसका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 31 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला हम लोग देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखें अगर, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द की बात अगर की जाती है तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा। क्षमा हमारे पास कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। घटना भी हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। घटना हुई, न कि घटना हुआ, ऐसा नहीं कहते हैं। रीति रिवाज जैसे अगर बात की जाती है तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्र की बात की जाती है, उसका क्षेत्र कैसा है, इस प्रकार के वर्ड को यूज किया जाता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में देखिएगा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द की बात अगर की जाती है, दुख, लेख, स्पर्श, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन गरिमा बचाई जाती है, न कि बचाया जाता है। इस प्रकार से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाता है? दर्शन किया जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओठ आदि का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। नारी का बहुवचन नारियां होता है। लता का लताएं होता है। गाय का गायें होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण अगर देखा जाए, राम घर जाता है, मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम घर जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में भाववाच्य है। भाववाच्य की अगर बात की जाए तो किस में भाव की बात, क्या भाव का अर्थ निकल रहा है उसको देखिएगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये तो साधारण वाक्य है। श्याम पत्र लिखता है, ये भी साधारण है। मोहन से बैठा नहीं जाता
है, भाववाच्य है। ये कैसा है? भाववाच्य है। क्वेश्चन सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य में यानी कि दो वाक्य क्या हो, जोड़ करके बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। ये आप लोगों का कैसा है? साधारण वाक्य है। और ऑप्शन डी की सी की बात किया जाए, वो पुस्तक राम की थी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। यानी कि इसमें भी क्या कहा जा रहा है? जोड़ करके अगर वर्ड बना हुआ है, जोड़ करके वाक्य बनाए, इसलिए डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 38 को देखिए। 38 ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है मैंने विद्यालय जाना है। अब यहाँ पर वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? मैंने विद्यालय जाना है कि हमें विद्यालय जाना है? कि इस क्वेश्चन को अगर बात की जाए तो मुझे विद्यालय जाना है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? मैंने लगा हुआ है, तो मैंने के स्थान पर क्या होना चाहिए? मुझे होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? मैंने अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ये तो बी है। और अगला क्वेश्चन देखिए 40। आसमान फट जाना। आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। वाव, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? अचानक आफत आ पड़ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पौ 12 होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होने का मतलब क्या है? पैरों पर खड़ा होना। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के 41 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगला आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए डिटेल के साथ साथ हम आंसर भी इस PDF में देंगे और इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे। आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसको बताइएगा आप लोग। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलना। अरे भैया, अगर हम लोग कहते हैं बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, जब हमने बोया ही पेड़ बबूल का है तो आम का फल लगेगा? नहीं लगेगा। तो उस प्रकार से अगर बात किया जाए, आपको अगर कहा जाए कि जिस प्रकार से आप कोई कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको फल भी मिलेगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर देखिएगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? ठीक है। लाभ ही लाभ यानी कि पांचों उंगलियां घी में का अर्थ ये हो जाता है कि आपकी पांचों उंगलियां घी में अगर पड़ी है यानी कि आपके लाभ ही लाभ हो रहे हैं। इस प्रकार से इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। अरे भैया, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? व्याख्यानुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याख्यानुवाद कहते हैं। आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से सब हम आप लोगों को करवा के चल रहे हैं और बहुत मेहनत लगा इसको तैयार करने में। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? इसको देखिएगा। पश्चिमी हिंदी कौन सा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 45। इस प्रकार से आप लोगों का सी आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान से नोट करिएगा। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद कौन सा है? हिंदी यानी कि अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। तो संशोधन हमारे पास क्या है? शोधन तो होगा नहीं। ठीक है। शोधन क्या होता है? किसी चीज़ को शोध करना,
ठीक है। संशोधन, जो पहले से लिखा हो उसको क्या कुछ बदल करके कुछ और लिख दिया जाए, यानी कि उसको अगर सटीक भाषा में अगर कहा जाए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, सूरसागर के रचयिता कौन हैं? सूरसागर के रचयिता कौन थे? सूरदास जी थे। आप लोगों को ये याद ही है। और आप लोगों को जो हमारे पास रचनाकार हैं, लेखक हैं, इससे आप लोगों को पेपर में हर बार आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है। आप लोग इस चीज़ को रट डालें। जो हमारे पास मुख्य रचयिता हैं उनको रट लीजिएगा, मुख्य रचनाएं जो हैं वो भी देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही रहे हैं। आप लोग यहाँ पर जैसे देखिए, सूरदास की रचनाएं जो और भी हैं, कौन कौन सी? सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, ये सारी की सारी किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की हैं। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? रीतकाल के कवि कौन है उसको ध्यान से देखिएगा। रीतकाल के कवि कौन है? बिहारी जी हैं। बिहारी जी रीतकाल के कवि हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उसने कहा था। इनकी और भी रचनाएं बाकी दिया हुआ है, घंटाघर, धर्मपरायण और पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हीरा, ये हमारे किसकी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ हैं। उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी आप लोग तो जानते ही हैं कि उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इस प्रकार से आप लोगों के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप लोग आगे देखते रहिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिजाइन किए गए हैं और आप लोग ध्यान से बस केवल इन चीज़ों को देखते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन है 51 के बाद के क्वेश्चन है उसको भी हम आप लोगों को अभी करवा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा।